हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 20 जनवरी 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार या पहला मुद्दा है कि इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या जिसे सार बोला जाता है वो उसके तीसरे लॉन्च पैड की जो है योजना की घोषणा की गई है। इसी हाल फिलहाल में इसी सप्ताह की गई है, पिछले सप्ताह मतलब। तो समझेंगे कि क्यों की गई है, श्रीहरिकोटा का क्या लॉन्च सेंटर के रूप में, स्पेस पोर्ट के रूप में क्या महत्व है, और साथ ही साथ पिछले साल फरवरी में एक अलग से स्पेस पोर्ट की भी घोषणा सरकार ने की है तमिलनाडु में, तो उसको भी हम समझेंगे कि उसको वहाँ पे क्यों किया जा रहा है। तो इस तरह से हम समझने की पूरी कोशिश कर लेंगे कि अंतरिक्ष स्पेस पोर्ट भारत में जो बने हैं या बन रहे हैं वो क्यों बने हैं और किस लिए, उसका क्या लाभ होने वाला है। ठीक है। दूसरा मुद्दा है वो यह है कि आज से 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक 5 दिन तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो है शिखर सम्मेलन जो है स्विट्जरलैंड का एक कर सकते हो कि बहुत खूबसूरत शहर है दावोस, हिली स्टेशन है दावोस, वहाँ पे शुरू हो रहा है 55वां शिखर सम्मेलन। और ये 1971 से शुरू हो रहा है, चलता रहता है। वैश्विक स्तर पे इसका महत्व है, एक प्रमुख मंच है जहाँ पे निजी क्षेत्र के लोग और सरकारी क्षेत्र यानी राजनेता सब उपस्थित होते हैं, बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। भारत की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है जिसमें 4 केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं और 3 मुख्यमंत्री और कई सारे 100 से ज़्यादा CEOs जा रहे हैं। ठीक है। तो इस पूरे मुद्दे को समझेंगे, क्या है, क्या इसका महत्व है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी रहेंगी देखेंगे। तीसरा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री द्वारा परसों यानी शनिवार को 65 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत उनको उनकी संपत्ति का कार्ड या स्वामित्व कार्ड प्रदान किया गया है। और यह ग्रामीण स्तर पे जो लोगों के आवास हैं उनकी या उनकी जो संपत्ति है उनकी जियो जो है भूस्थैतिक सर्वेक्षण करा के, ड्रोन के द्वारा अन्य तरीकों से सर्वेक्षण करा के उनकी संपत्ति का कार्ड उनको सौंपना है, जिसके कारण वह भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ने पर वह लोन आदि भी ले सकते हैं और जिससे कहीं न कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संपत्ति के द्वारा लिक्विडिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर ये पूरा सफल हो जाता है तो लगभग 1 लाख करोड़ का जो है लिक्विडिटी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इससे जनरेट हो सकता है, यानी लोग उससे ऋण लेके अपने नए काम कर सकते हैं। तो आइए इन पूरी चीज़ों को समझते हैं, जिसमें से पहला देखते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की बात। देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जिसे श्रीहरिकोटा भी कहा जाता है, श्रीहरिकोटा लॉन्ग रेंज जो है, श्रीहरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज जो है या सार बोला जाता था पहले, वह भारत का वर्तमान में एकमात्र स्पेस पोर्ट है। स्पेस पोर्ट उसे कहा जाता है जहां से अंतरिक्ष या विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है। और वहां पे अभी तक 2 लॉन्च पैड थे और वह एक और लॉन्च पैड की स्थापना के लिए वहां पे सरकार तय कर रही है। साथ ही साथ पिछले फरवरी में यानी पिछले साल फरवरी में सरकार एक अलग से स्पेस पोर्ट भी वहां से 700 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के कौन सा नाम है अभी बताते हैं, तमिलनाडु के एकदम जो है दक्षिणी तट पे जो है वहां पे स्थापित करने की भी जो है प्लान सरकार ने बना रखा है। तो वह वर्तमान में अभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एकमात्र भारत का स्पेस पोर्ट है जहां पे 2 लॉन्च पैड है, तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की जा रही है, जिसके जरिए उम्मीद है कि जो बड़े नेक्स्ट जनरेशन जो है लॉन्चिंग व्हीकल है जिसमें बड़े उपग्रहों को छोड़ा जाने की क्षमता होगी है भारी, उसके लिए ये तैयार किया जा रहा है। तो आइए पूरे मुद्दे को समझते हैं। इसके जरिए इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को क्यों चुना गया या श्रीहरिकोटा का चुनाव क्यों किया गया, उसके क्या फायदे रहे हैं, और जो नया स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में बनाया जा रहा है उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में का मतलब 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप है, उसी पर एक जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है स्थापित है, स्पोर्ट्स पोर्ट है, उसका तीसरा लॉन्च पैड स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। और ये जो नया लॉन्च पैड बन रहा है ये इसरो को भविष्य में भारी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल या NGLV का जो है उपयोग करने के लिए तैयार होने में मदद कर देगा और ये वर्तमान में ये विकसित हो रहा है।
इसके बारे में अगर हम देखें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है, तो यह एक स्पेस पोर्ट है और भारत का वर्तमान में एकमात्र स्पेस पोर्ट है। स्पेस पोर्ट जहां से अंतरिक्ष के लिए जो है उपग्रह या लॉन्च व्हीकल छोड़े जाते हैं, तो ये एकमात्र है भारत में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC। और इसमें इसकी जो शुरुआत है 1969-70 में ये शुरू किया गया था। हालांकि इसकी जो लॉन्चिंग प्रक्रिया है 9 अक्टूबर 1971 को रोहिणी 125 नामक छोटे साउंडिंग रॉकेट की उड़ान के साथ चालू हुआ था। इसे शुरू में श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज या सार कहा जाता था। श्रीहरिकोटा उस द्वीप का नाम था और हाई एल्टीट्यूड रेंज यानी वहां से हाई एल्टीट्यूड में छोड़ा जाता था, तो उसे सार कहा जाता था। वर्ष 2002 में सतीश धवन जो कहते हैं कि भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु के बाद 2002 में इस सार का नाम या श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज का नाम बदल के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी सार कर दिया गया है। अब पूरा नाम नहीं लिया जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार बोला जाता है, जहां से वो स्पेस लॉन्च किया जाता है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा देखें कि इससे श्रीहरिकोटा को इसरो के प्रक्षेपणों के लिए एक आदर्श स्थान कैसे बना, क्या बना, तो देखिए इसकी शुरुआत 1966 में होती है, जब भारत के उस समय के इसरो के चीफ जो थे या कह सकते हो कि हमारे अंतरिक्ष उसके जो पिता कहा जाता है विक्रम साराभाई द्वारा, उनके द्वारा अपने एक सहयोगी और मित्र को कहा कि आप ऐसे एक स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च करने की चीज़ खोजिए। उसमें जो चीज़ें थी, जो ध्यान रखने की बात की गई थी कि वो तट जो है भारत के, वो केंद्र जो है भारत के पूर्वी तट के आसपास हो, पूर्वी तट पे हो, जितना हो सके उतना इक्वेटर से दूर हो और उसके पास मतलब जिधर छोड़ा जाए यानी उसकी पूर्वी तट पे होगा यानी समुद्र रहे और इक्वेटर के पास हो। और भी कुछ क्राइटेरियाज थी, उसको देखते हुए कोशिश किया गया। और अंतरिक्ष आंध्र प्रदेश के पास एक द्वीप है, उसमें श्रीहरिकोटा उसका नाम था, जो लगभग 43,366 एकड़ क्षेत्र में यह फैला हुआ है और यह तट रेखा से 85 किलोमीटर दूर भी है। यहाँ पे इसे किया गया और इस यहाँ पे अगर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी उत्तर पूर्वी दोनों हवाएं आती हैं, लेकिन वर्षा जो है सिर्फ ये अक्टूबर और नवंबर में ही होता है, बाकी समय ये स्थान एकदम साफ सुथरा रहता है, यानी लॉन्चिंग के लिए एक ठीक ठाक की स्थिति है। अब ये है कि इसे क्यों चुना गया, तो उसके पीछे देखिए वजह यह है कि हमें अगर अपने को स्पेस को जो उपग्रह है या कोई भी चीज़ अगर हमें अंतरिक्ष में छोड़ना है तो उसके लिए हमें रॉकेट चाहिए होता है। रॉकेट में जितना ज़्यादा वजनी चीज़ ले जाना होगा उतना ज़्यादा हमें उसमें ईंधन आदि खर्च करना पड़ता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के से छोड़ने का पृथ्वी की गति का एक फ़ायदा उठा ले, यानी जो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है घूम रही है, अगर हम उसके गति का फ़ायदा उठा लें तो अगर हम पूर्व की तरफ रॉकेट छोड़े तो पृथ्वी की घूर्णन गति का हमको अपथ्रस्ट भी मिलेगा और जो हमारा रॉकेट है वो थोड़ा सा बेहतर तरीके से जा सकता है। जैसे आप कोई चीज़ आप कहीं कूद रहे हो और आपको कोई धक्का भी मार दे, अरे ठीक है, तो आप थोड़ा ज़्यादा दूर जाओगे या कम आसानी से ज़्यादा दूर जा सकते हो। वही चीज़ जो है इसमें ये प्रयोग करने के लिए कि हमें पृथ्वी के इक्वेटर के पास रखना है, क्योंकि घूर्णन गति सबसे ज़्यादा जो है इक्वेटर के पास भी रहती है और वहाँ पे लगभग 450 मीटर प्रति सेकेंड की जो हमें एक गति भी मिल जाती है इनिशियल पृथ्वी के उसके कारण। और इसके कारण जो पेलोड है वो उसी यानी अगर उसके जगह कहीं और से छोड़ा जाए तो ज़्यादा पेलोड जो कम पेलोड और ज़्यादा ईंधन लगेगा और वहाँ से छोड़ने पर कम ईंधन में ज़्यादा पेलोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो है ना, ये समुद्र तट के काफ़ी करीब है और वहाँ से
पूर्व की तरफ अगर कोई चीज़ छोड़ोगे तो वो पूरा डीप सी है, और जो उसके रियूजेबल चीज़ें हैं या सारी जो रियूजेबल है यानी जो इस्तेमाल नहीं होने वाले जो चरण हैं वो समुद्र में गिरते जाएंगे। ऑब्वियस है उस पूरे क्षेत्र का प्रोटेक्शन होता है, लेकिन भूस्थल नहीं होने के कारण दिक्कत नहीं आती। साथ ही साथ अगर हम किन्हीं उपग्रहों को जो भूस्थैतिक उपग्रह हैं यानी उन्हें विषुवत रेखा के आसपास छोड़ना ज़्यादा सही रहता है उसी रेंज में, उनके लिए भी यहाँ से संरेखण ज़्यादा आसान हो जाता है। और ऐसे में इसको हम एक बेहतर लॉन्च साइट के रूप में देखते हैं। और यहाँ पे लॉन्च करने के दौरान ये भी देखा गया कि जहाँ से लॉन्च किया जाए, जब रॉकेट जाता है ना, तो उस दौरान वो बड़ा कंपन करता है। तो जो भूगर्भिक संरचना है धरती की वो भी मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ की मजबूत की मिट्टी संरचना है और कठोर चट्टान है, इसके कारण भी इसे चुना गया। और इन सब कारणों के कारण ही कई सारी रिपोर्ट ये कहती हैं कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है या जो हमारा सार है श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज का जो स्पेस पोर्ट है, वह दुनिया में जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका का स्पेस सेंटर है उसके बाद दुनिया का सबसे बेहतर लोकेशन पर वो अवस्थित है। यानी लोकेशन वाइज जॉन एफ कैनेडी के बाद वो सबसे बेहतर स्थिति पर वो लोकेटेड है, ऐसा विभिन्न सारी रिपोर्ट कहती है, जिनके कारण जो है हमने वहां पे श्रीहरिकोटा को चुना है और उसका लाभ मिलता है। श्रीहरिकोटा का नाम सतीश धवन के नाम पर क्यों रखा गया? क्योंकि एक बहुत प्रमुख एरोस्पेस इंजीनियर थे, और अगर आप उनके रिपोर्ट में उनमें जाके देखेंगे कि इसरो के कौन कौन से चेयरमैन रहे, तो ये देखा जाए तो विक्रम साराभाई के बाद जस्ट यही आए थे। हालांकि कुछ समय के लिए एक और भी रहे 7-8 महीने के लिए। बाकी जितने भी इसरो के चेयरमैन रहे उसमें से सबसे लंबे समय तक 12 साल तक ये इसरो के चेयरमैन रहे हैं। कई क्षेत्रों में इन्हें महारत हासिल है। ये फिजिक्स वाले में प्रायोगिक द्रव गतिकी अनुसंधान के ये भारत में जनक माने जाते हैं। ये इनसेट, IRS और PSLV जैसे जो आज हम जिनको जानते हैं कि दूर संवेदी उपग्रह या संचार उपग्रह या पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इन सब के प्रेरणा स्रोत या इन्हीं के कार्यकाल में ये सारी चीज़ें भी डेवलप हुई थी। और जब 2002 में इनकी मृत्यु हुई तो सतीश धवन जो श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज या जिसे सार कहा जाता था, श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, उसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह कर दिया गया है। और वहाँ पे दो अभी पहले थे, शुरू में पहले एक साउंड रॉकेट के लिए है जो साउंड रॉकेट छोड़ता है, अलग से उसके लिए है जो पहले से शुरुआत थी। फिर एक बना जो नॉर्मल रॉकेट छोड़ता है। अभी जो तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है वो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल या जो भारी रॉकेट है उनको छोड़ने के लिए वो बनाया जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार ने पिछले साल एक दूसरे स्पेस पोर्ट, लॉन्च पैड नहीं, दूसरे स्पेस पोर्ट, अब ये लॉन्च पैड पोर्ट का मतलब सोचिए कि अभी जो था जैसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र एक स्टेशन है या आप कह सकते हो कि जहां पे स्टेशन है ट्रेनें खड़ी होती हैं, तो 2 प्लेटफॉर्म था तो तीसरा प्लेटफॉर्म वहां पे बनाया जा रहा है। अब ये जो सरकार ने पिछले साल फरवरी में किया है वो दूसरा स्टेशन बना रहा है, तो दूसरा स्पेस पोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है, और उसके लिए जानने के लिए आपको ये मैप देखना पड़ेगा। देखिए अभी क्या है कि ये रहा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहां से कोई उपग्रह को अगर छोड़ना हो और खासतौर से विषुवत रेखा के आसपास, तो ये इधर से छोड़ दिया जाता है और इधर काफी समुद्र मिल जाता है और इसके कारण ये इस वाले रेंज में अच्छे से चलता है। लेकिन अगर किसी उपग्रह को जो पोलर सैटेलाइट है या ध्रुवीय उपग्रह को उसको छोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए छोड़ने के लिए बेहतर है कि वो ऐसे छोड़ा जाए। लेकिन जब ऐसे छोड़ा जाता है तो देख रहे हैं यहां पे पड़ता है श्रीलंका, और ये श्रीलंका के ऊपर से गुजरेगा तो कहीं कोई रिस्क हो सकता है। ऐसे में बचाने के लिए उपग्रहों को जब छोड़ा जाता है, छोटे उपग्रहों को, जो ध्रुवीय उपग्रहों को, तो ये ऐसे चल के ऐसे उनको टर्न करा के इधर छोड़ा जाता है। और इस टर्न करने के दौरान उनको काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो एक तो वैसे ही जो ध्रुवीय उपग्रह के लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल है बड़े रॉकेट के जरिए तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन वो हमारे लिए खर्चीला पड़ जाता है। और वर्तमान में जो छोटे छोटे उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रहों की छोड़ने की मांग बहुत बढ़ रही है और भविष्य में भी ये हमारे लिए काफी अवसर है इनको छोड़ने के लिए। तो ऐसे में इसरो ने अब इन स्पेस एजेंसी बनाई है, तो हमने 2-3 तरह के, एक तो जो है
जियो स्टेशनरी का होगा वो अलग होगा। जो छोटे उपग्रह हैं SLV है या PSLV का जो छोटा वर्जन है, उनके जरिए जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, छोटे उपग्रह 500 किलोग्राम के लोअर अर्थ ऑर्बिट में या पोलर सैटेलाइट में लॉन्च करने के लिए, उनके लिए यहां से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। और इसीलिए यहां से करीब 700 किलोमीटर दूर यहां पे एक सेंटर है, उसका नाम है कुलशेखरपट्टिनम। कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु का है। यहां पे एक लॉन्च पैड बनाया जा रहा है जो कि यहां से अगर छोड़ेगा तो सीधे इधर से छोड़ा जा सकता है, और ये विषुवत रेखा के और भी करीब है, इधर उसके पास जगह भी है, अगर इधर छोड़ा जा सकता है, और जो श्रीलंका वाला समस्या है उससे भी ये बचा जा सकता है। तो यहां पे छोटे उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह छोड़े जाएंगे, और फिर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां पे भारी उपग्रह या और भी PSLV के जरिए जो और भी उपग्रह जिनको छोड़े जा सकते हैं, जो सीधे पूर्वी दिशा में छोड़े जा सके, वहां पे वो छोड़े जाने की संभावना है। तो इसलिए जो है कुलशेखरपट्टिनम में इसरो एक नया स्पेसपोर्ट की स्थापना कर रहा है, जो कि श्रीहरिकोटा से 700 किलोमीटर दूर है। तो ये पूरी चीजें हैं, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, हमारा जो न्यूज है वो है विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2025। ये 20 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक यानी 5 दिन तक चलेगा। और इसका जो थीम है वो थीम है बुद्धिमान युग में या आर्टिफिशियल एज में जो है कोऑपरेशन। तो देखने में लग रहा है कि बुद्धिमत्ता के युग में, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस युग जो है युग में कोऑपरेशन, कि जैसे जैसे इंटेलिजेंस युग आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें कैसे कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, और इसमें कुल मिला के वैश्विक स्तर पर जो बहुत सारी चुनौतियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, कैसे वैश्विक स्तर पर विकास को बढ़ावा दिया जाए। अब एक प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या? तो देखिए, ये 1971 में स्थापित एक कह सकते हो कि वैश्विक स्तर पे आप एक इंटर गवर्नमेंटल सेमी यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो है एक मंच है जो वैश्विक स्तर पे सरकारी और निजी यानी जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, या विभिन्न और क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं या नेता हैं, उनको एक मंच प्रदान करता है वैश्विक स्तर पे जो मुद्दे हैं। इनके जो उद्देश्य हैं, जो इसके स्वाप करके जो इनके विचारक है जिन्होंने ये प्रेरणा स्रोत है, वो कहता है कि ये स्टेक होल्डर पूंजीवाद की बात करता है। यानी कि पूंजीवाद यानी जो व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं अपने उसके स्टेक जो है शेयर होल्डर की बात करता है। ये कहते हैं शेयर होल्डर के नहीं बल्कि जितने स्टेक होल्डर हैं उन सबके हितों को ध्यान में रखना पड़ेगा, और ऐसे में इसे एक बेहतर मंच माना जाता है। ये 2-3 रिपोर्टें भी प्रकाशित करता है, जैसे विश्व प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट, लैंगिक अंतर रिपोर्ट, रिस्क रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। और इसके मंच से 1971 से लेकर अब तक कई सारे ऐतिहासिक जो है कुछ सफलताएं भी हासिल की हुई है। हालांकि इसकी आलोचना भी की जाता है कि ये दुनिया में अमेरिका आधारित जो ग्लोबलाइजेशन है, जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक हेजोमनी वाली बात है, उसको ये फैलावा देने का काम करता है। तो ये भी सारी चीजें हैं, आइए हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, विश्व आर्थिक मंच में के 20 से 24 जनवरी तक चलने वाली 5 दिवसीय 55वीं वार्षिक बैठक 1971 से चल रहा है। अब ये जो है जो 2025 की बैठक है ये 55th है, और ये स्विट्जरलैंड के दावोस में। दावोस एक वहां का बड़ा ही हिल स्टेशन है, बड़ा ही खूबसूरत है। वैसे भी स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग माना जाता है, हमारा धरती का स्वर्ग हमारा कश्मीर माना जाता है, और कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और स्विट्जरलैंड का भी सबसे खूबसूरत जो है शहर है वो दावोस है। तो वहां पे लोग जुट रहे हैं, और यह बैठक इंटेलिजेंट युग के लिए सहयोग है ना, कोलैबोरेशन इन इंटेलिजेंस एज का ये पूरा नाम दिया गया है। इसी थीम पर ये हो रहा है। और जो WEF है उसके बयान में कहा है कि इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के मद्देनजर इस बात पर विचार किया जाएगा कि विकास को कैसे पुनः गति दी जाए, नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग कैसे किया जाए, तथा सामाजिक और आर्थिक लचीलेपन को या मजबूती को कैसे प्राप्त किया जाए। यानी कि विकास, नई प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, और सामाजिक और आर्थिक मजबूती को इसमें महत्व दिया जा रहा है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, यानी शामिल होने की सूची कौन कौन सी है, अगर इसको हम देखें तो देखिए, जिनेवा स्थित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहती है कि इसमें 130 से अधिक देशों के लगभग
3000 नेता शामिल होंगे और 350 से अधिक पॉलिटिकल लीडरशिप भी शामिल होगी। बाकी इसमें इकोनॉमिक वाले भी रहेंगे, सोशल इश्यूज वाले भी रहेंगे, इन्वायरमेंट वाले भी रहेंगे और इंडस्ट्री वाले भी रहेंगे, लेकिन इसमें 350 से ज़्यादा राजनीतिक व्यक्ति रहेंगे। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर भी रहेंगे, यूक्रेन के राष्ट्रपति भी आने की संभावना है, और इस तरह से दुनिया के शीर्ष 60 जो है लीडर्स भी रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे शामिल होंगे। भारत की तरफ से देखा जाए तो इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं, और इसमें 4 अन्य केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। साथ ही में इसमें 3 मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्रा के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी हैं। बाकी और 100 से ज़्यादा विभिन्न जो है निजी क्षेत्र के CEO आदि शामिल होंगे। तो ये इतने वैश्विक स्तर और भारत की तरफ से देखा जाए तो ये इसकी उपस्थिति बताता है कि एक महत्वपूर्ण मंच है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या, सम्मेलन क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या सफलताएं रही हैं और क्या चुनौतियां रही हैं या कुछ कमियां रही हैं, तो उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। विश्व आर्थिक मंच क्या है और इसकी शुरुआत किसने की, तो ये देखिए, ये सार्वजनिक निजी सहयोग का एक मंच है। वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय मंच है, और यह वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग एजेंडा को आकार देने के लिए समाज के अग्रणी राजनीतिक, व्यावसायिक, सांस्कृतिक और अन्य नेताओं को शामिल करता है। यानी इसके जो मूल में है कि यह वैश्विक स्तर पे सरकार और निजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ, दोनों को मिलाता जुलाने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित एक मंच है, जो कि वैश्विक स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पर और उद्योग के एजेंडे के साथ और इन विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को वो मंच प्रदान करता है अपनी बात करने के लिए। ये इसकी स्थापना 1971 में एक गैर लाभकारी फाउंडेशन के रूप में हुई थी, और इसकी स्थापना जर्मन प्रोफेसर क्लॉज श्वाब ने किया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, और यह मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये कहता है कि वो बौद्धिक, नैतिक और बौद्धिक सत्यनिष्ठा की बात करता है, और यह हितधारक पूंजीवाद, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की ये बात करता है, और यह एक अद्वितीय संस्थागत संस्कृति की बात करता है, हितधारक पूंजीवाद। अब यह हितधारक पूंजीवाद इनका मूल मंत्र है, जिस मंत्र पर ये आधारित है, ऐसा ये कहते हैं। तो ये क्या है, इसको भी जरा समझ लिया जाए कि हितधारक पूंजीवाद की अवधारणा क्या है। देखिए, जर्मन के जो प्रोफेसर हैं क्लॉस श्वाब, उनका कहना है कि हितधारक पूंजीवाद का एक रूप है जिसमें कंपनियां न केवल परंपरागत रूप से अपने शेयर धारकों के प्रति वो अपना वो दायित्व है उनका, बल्कि उनसे जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन सब के प्रति इनका दायित्व है। जैसे अभी तक क्या होता है कि कंपनी है, पूंजीवाद है, जिसमें जितना लोग पूंजी लगाते हैं, जितना पैसा लगाते हैं, वो उतना लाभ कमाते हैं, या जो उसके काम करने वाले लोग होते हैं, जो कंपनी है, वो अपने स्टेक होल्डरों के लिए ही जिम्मेदार है। याद रखिएगा, कोई भी कंपनी अपने जो शेयर होल्डरों से बहुत डरती है, क्योंकि उन्हीं के लिए वो काम करती है। लेकिन इनका कहना है कि जो इंडस्ट्री होती है या जो कोई कंपनी काम कर रही है, जो कोई आर्थिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, वो सिर्फ अपने शेयर धारकों के लिए काम करेगा तो ये ठीक नहीं है। उनको उन सभी जो स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होते ही हैं, लेकिन उसमें काम करने वाले भी लोग होते हैं, कर्मचारी हैं, उनके ग्राहक भी हैं, इन्वायरमेंट भी है, राजनीतिक व्यवस्था भी है, ये सारे स्टेक होल्डर हैं किसी भी काम में, ठीक है। जैसे अब आप कहें कि कोई कंपनी स्थापित हो गई, तो उसमें जिसने स्थापित किया सिर्फ उसी से उसको नहीं है, वो जो चीज़ बेच रहा है, जो उसके ग्राहक हैं, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, और साथ ही साथ सरकार आदि भी, या सरकारी संरचना या प्रशासनिक संरचना भी उसके स्टेक होल्डर के रूप में होते हैं। तो इन सब से वो दीर्घकालिक जो है, ये अगर मूल्य निर्माण करना है तो इनसे इनको जुड़ना होगा। अगर इसकी सफलताओं में देखा जाए तो 1971 से शुरू हुआ ये सम्मेलन कई सारी वैश्विक स्तर की राजनीति को लेकर इसने प्रभावित किया है। जैसे इसी के मंच पे नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया का भी मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो ये दावोस में पहली मंत्रिस्तरीय बैठक जो है उत्तर और दक्षिण कोरिया की यहीं पे हुई थी। ईस्टर्न जर्मनी और पहले था और वेस्टर्न जर्मनी था, उनके दोनों के प्रधानमंत्री यहाँ पे पहली बार बैठक किए थे। इसके बाद में तो वो सम्मेलन ही हो गया। 1992 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और उस कहते हो कि जो वहाँ पे आंदोलन करने वाले नेता थे नेल्सन मंडेला और मोंगोसुतु बुथले जी, इनकी भी मुलाकात इसी मंच पे हुई थी।
साथ ही साथ एक 1998 में ही इस प्रतिनिधियों ने एक अवधारणा दी थी कि दुनिया के विकासशील देशों को भी मिला के एक G20 जैसी अवधारणा या 20 विकासशील देशों को एक साथ करने की अवधारणा यहां पे दी गई थी। और G20 बैठक क्या जो कुछ हुआ भी था उसके बाद, लेकिन शिखर सम्मेलन के रूप में जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आती है, वैश्विक आर्थिक मंदी आती है, तो फिर अमेरिका में वाशिंगटन DC से G20 के शिखर सम्मेलन की शुरुआत होती है। दुनिया के 20 प्रमुख यानी 19 देश हैं और एक उसमें यूरोपीय यूनियन था। हालांकि जब भारत में 2023 में G20 का सम्मेलन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने GDP की अवधारणा से बाहर जाते हुए मानव केंद्रित अवधारणा के तहत अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल कर लिया है। यानी अब देखा जाए समूह वाइज प्लस देशों के वाइज वो G21 हो गया, लेकिन अभी भी उसका नाम G20 है। साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कुछ प्रमुख रिपोर्ट भी प्रकाशित किया जाता है जो आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक या वर्ल्ड जो है लैंगिक जेंडर गैप रिपोर्ट जो कहते हैं, वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट या वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जैसी कुछ रिपोर्ट और सूचकांक भी इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसको ध्यानपूर्वक दुनिया के देश देखते हैं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं ऐसी है कि सबसे पहली सीमा यह है कि ये दाओस मैन कहा जाता है। कहा जाता है कि जो 1990 के दशक में ये दुनिया में वैश्विकवादी अभिजात वर्ग या ग्लोबलाइज्ड जो एलिट वर्ग आया, जो ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, ये कहीं ना कहीं जो अमेरिका वाशिंगटन आधारित या अमेरिका केंद्रित वैश्विकवाद की बात करता है, जिसकी पोल कोरोना काल में खुल गई थी। कैसे खुल गई थी वो बताते हैं। ये बातें जब वैश्विक दक्षिण का सम्मेलन पिछले 2023 में हमारे यहाँ पे जब G20 हो रहा था, उसी के साथ हमने ग्लोबल साउथ का वर्ल्ड सम्मेलन भी बुलाया था। तो उस दौरान भारत के विदेश मंत्री का कहना था कि ग्लोबलाइजेशन को बदलने की जरूरत है, उसको समाप्त करने की जरूरत नहीं, उसको रीग्लोबलाइजेशन की जरूरत है। क्योंकि जिन्होंने हमें 90 के दशक में हमें आश्वासन दिया था या हमें सपने दिखाए थे कि वैश्वीकरण उनके लिए लाभप्रद है, जब चुनौती आई तो वो अपने अपने तक रह गए। उनमें क्या हुआ, जैसे जब ग्लोबलाइजेशन आया तो वैक्सीन से लेके खाद्यान्न से लेके सारी चीजों में जो अमेरिका या दुनिया के विकसित देश थे, जो सबको वैश्वीकरण सिखाते थे, वो अपने तक सिमट के रह गए थे। तो सही मायने में देखा जाए तो जो वैश्वीकरण की अवधारणा आज हम देखते हैं उसकी कहीं ना कहीं प्रेरणा माना जाता है कि ये दावोस सम्मेलन ही है। और इस सम्मेलन में ट्रंप जैसा व्यक्ति भी अब आने वाला है जो वैश्वीकरण की अवधारणा को क्या कर रहा है, वो छिन्न भिन्न करके वो अपने अमेरिका पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा। हालांकि यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि भारत के विदेश मंत्री के शब्दों में फिर से कह रहा हूं कि ये डी ग्लोबलाइजेशन नहीं है या बी वैश्वीकरण या वैश्वीकरण की समाप्ति का दौर नहीं है, बल्कि री ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन खुद को जो है एडजस्ट कर रहा है, सप्लाई चेन खुद को एडजस्ट कर रही है। और जो पहले का ग्लोबलाइजेशन है वो प्योरली अमेरिका केंद्रित और चाइना, उसने अपने अमेरिकी कंपनियों को उठा के चाइना में स्थापित किया और वहां से सस्ते श्रम और टैक्स छूट का लाभ लेते हुए सस्ते में निर्माण किया और दुनिया के मार्केट को पाटने की कोशिश की, जिसमें अमेरिकी कंपनियों को लाभ हुआ और चीन का लाभ हुआ। लेकिन वर्तमान रीग्लोबलाइजेशन दुनिया में और ज्यादा न्यायपूर्ण और मानवीय पहलू लेकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब इसका नेतृत्व अमेरिका नहीं कर रहा, अब इसका नेतृत्व ग्लोबल साउथ और भारत जैसे देश इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा इस चीज को समझ लीजिएगा कि दावोस का क्या रोल है। आइए अगर तीसरा प्रश्न देखते हैं तो ये है, तीसरा मुद्दा है कि प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति या एसेट का सर्टिफिकेट के रूप में 65 लाख लोगों को स्वामित्व योजना के तहत जो है एसेट कार्ड जारी किया गया है। और ये स्वामित्व योजना और उसके महत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जब ये दिया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए की 1 लाख करोड़ नहीं, हाँ 1 लाख नहीं 100 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं 100 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ रुपए की जो है कैपिटल या लिक्विडिटी जो है मुक्त हो सकती है। कैसे मुक्त हो सकती है? अभी अगर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में अगर किसी को लोन लेना है तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो लेके अपना काम कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसी के पास अपना मकान है, बड़ा मकान छोटा मकान जो भी हो, वहां पे दिक्कत आती है, क्योंकि उनके पास उस पेपर्स के उन मकानों के उन सही ढंग से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, न कोई पहचान न कोई प्रमाण होता है।
जिसके कारण बैंक लोन उनको नहीं देते हैं और जिसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार की योजना है कि अगर उनको हम एक सटीक एक संपत्ति प्रमाण पत्र अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दे देंगे तो वो जरूरत पड़ने पर उसको लोन ले सकते हैं। बैंकों को भी आसानी रहेगी कि प्रमाण पत्र है कि भाई इन्हीं की संपत्ति है, बनी हुई है, उसके अगेंस्ट वो लोन भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो बहुत तरह के संपत्ति विवाद हैं उनको दूर करेंगे और जो छोटे कमजोर लोग हैं जिनके पास घर तो है लेकिन उसकी संपत्ति का पेपर नहीं है, उनको भी ये सक्षम बनाएगा संपत्ति का पेपर देके। तो आइए चलिए इसको पूरा समझते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। तो पहले चर्चा में क्यों है, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जनवरी यानी शनिवार को कहा गया कि केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत एक बार देश के सभी गांवों में संपत्ति कार्ड वितरित हो जाने के बाद इससे 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक गतिविधि शुरू हो सकती है। स्वामित्व योजना जो है अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी, अभी देखेंगे अप्रैल 2020 में शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य है जो 6 लाख से ज्यादा भारत के गांव हैं उनमें सभी को जो है स्वामित्व कार्ड, जितने लोग रह रहे हैं सभी को स्वामित्व कार्ड देना है। और ये अगर पूरा स्वामित्व कार्ड बांट दिया जाएगा तो लगभग 132 लाख करोड़ की जो है वो संपत्ति होगी, जितना उम्मीद है कि गांव में है जो उनकी भूमि जो है मकान आदि बने हुए हैं। और उसके जरिए 100 लाख करोड़ तक रुपए का लोन ग्रामीण क्षेत्र के लोग ले सकते हैं और उसका प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जो है 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं और कहा कि इस योजना के तहत अब तक गांव में 2 करोड़ 25 लाख लोगों को उनके घरों के लिए कानूनी दस्तावेज मिल गए हैं, जबकि ये संख्या और भी ज्यादा है, यानी 2 करोड़ 25 लाख मिल चुके हैं। ये लगभग 50% है जो हमें चाहिए। स्वामित्व योजना क्या है, तो स्वामित्व SWAMITVA पूरा नाम है, इसको स्वामित्व बोला जा रहा है। इसको कहते हैं सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नतशील प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ग्रामीण गांवों का सर्वेक्षण करना है, सर्वेक्षण करना है और उसका मानचित्रण करना है और इसे पूरी तरह से नाम दिया गया है स्वामित्व। यह योजना भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये संचालित की जा रही है। पंचायती राज मंत्रालय इसका नोडल है और इसका जो उद्देश्य है कि ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का दस्तावेजीकरण करने का अधिकार प्रदान कर दे ताकि वो अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सके। उनके पास घर है, मकान है, जो भी है, अगर उसका उनके पास दस्तावेज रहेगा, उनके पास प्रमाण रहेगा तो वो बैंक आदि से उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं और अपनी आर्थिक क्रियाओं को कर सकते हैं। और लोग कुछ कहेंगे सर लोन लेना कोई बहुत बड़ी चीज, भैया आधुनिक अर्थव्यवस्था लोन से ही आगे बढ़ती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपके पास निवेश तो चलो ठीक है, बचत जरूरी है, लेकिन लोन भी मदद करता है। कैसे करता है, आपके पास कोई योजना है कि बहुत उस योजना में अगर आपको लगता है अगर आप वो काम करेंगे तो आपको 10% या 20% का रिटर्न आपको साल का मिलेगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो इससे ज्यादा मिलता है, लेकिन मान लो कि चलो 20% का रिटर्न आपको साल का मिलता है। आपको चाहिए 10,000 रुपए, आपके पास हो रहा है 5,000 रुपए, और इसलिए अब आप उस योजना पर चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको 5,000 रुपए लोन मिल जाए, सपोज दैट 10% पे ही मिले, कोई बात नहीं, 10% पे आपने 5,000 लोन लेकर अब आपने अपनी योजना को क्रियान्वित कर दिया, रिटर्न मिलेगा आपको 20%, यानी 10,000 का 20% मिला आपको 2,000 रुपए। बैंक का आपने 5,000 लिया है, आपका ब्याज आया 5,000 का 500 रुपए, और उसी 5,000 का 500 रुपए आपको, यानी उसका 1,000 रिटर्न आया, 500 अलग से बचा, और आपका जो 5,000 बेकार पड़ा था, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा था या ऑप्टिमल उपयोग नहीं हो पा रहा था, उसका भी ऑप्टिमल उपयोग करने के लिए जरूरी हुई। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, अगर भारत को देखा जाए, आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था है, और जल्दी हम तीसरी की भी बनने के 2-3-4 साल में तीसरी बन जाएंगे। लेकिन ये सोचिए कि दुनिया के और भी जो देश हैं, जो एवरेज उनका जीडीपी से जो लोन का रेशियो है वो 100% से ज़्यादा है, जबकि भारत में 58% है। यानी कि हम और ज़्यादा लिक्विडिटी कर सकते हैं, लोग और ज़्यादा आर्थिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो दस्तावेजीकरण चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें यह मददगार हो सकता है स्वामित्व योजना। इसलिए यह महत्वपूर्ण योजना है। इसमें ड्रोन का उपयोग करके और ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जाएगा, जीआईएस आधारित मानचित्रण किया जाएगा, यानी जियो स्टेशनरी आधारित मानचित्रण किया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल
2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी और यह सर्वेक्षण 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए इसका था। और पहला कार्ड देने की शुरुआत जो है 11 अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया है और तब से लेके अब तक 2.25 करोड़ कार्ड जो है बांटे जा चुके हैं। स्वामित्व योजना का लक्ष्य क्या है? देखिए, ग्रामीण भारत के नागरिकों को ऋण लेने और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए संपत्तियों के वित्तीय संपत्ति के उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना, ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना है, संपत्ति कर का निर्धारण जिससे सीधे ग्राम पंचायतों को कर के रूप में दिया जा सकता है, सर्वेक्षण संरचना और जीआईएस मानचित्रों का निर्माण जिसका उपयोग अन्य जो है विभाग कर सकते हैं, जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाना और संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मसलों को हल करना है। और जब ये सब हल किया जाएगा तो यही सारे लाभ के रूप में जो भी हमारा उद्देश्य है, जब ये पूरा होने लगेगा तो वही ये सब लाभ के रूप में हमारे सामने दिखाई देने लगेगा। तो वही है, देखिए, सबसे पहले ग्रामीण परिवारों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए सुलभ कराएगा, संपत्ति कर के निर्धारण में मदद करके ग्राम पंचायतों के राजस्व में वृद्धि कर सकता है, ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बना सकता है और साथ ही साथ अगर विवाद होगा तो उसको भी समाप्त करेगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कितने स्टेक होल्डर हैं? तो देखिए, इसका जो नोडल मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार है, साथ ही साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रौद्योगिक कार्यान्वयन एजेंसी है, यानी इस एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है और इसमें कौन कौन से शाम हैं? राज्यों का राजस्व विभाग, राज्यों का पंचायती राज विभाग, स्थानीय जिला प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है, संपत्ति का स्वामी यानी जिसके संपत्ति का वो है ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जीआईएस प्रभाग जो है वो उसमें सर्वेक्षण के लिए, व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति रखने वाले अन्य विभाग जो है उनका ये सारे स्टेक होल्डर के रूप में ये इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, स्वामित्व योजना में कितनी प्रगति हुई है अब तक अगर इसको देखा जाए तो 2020 में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी 9 राज्यों में, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, और इसमें लगभग 1 लाख गांवों को लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य यह था कि 2023 के अंत तक देश के सभी 6,62,000 गांवों को कवर करना था। हालांकि अभी जो है ये 3,17,000 से ज्यादा गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और 1,53,000 गांवों में 2,25,00,000 संपत्ति कार्ड तैयार किया जा चुका है। ये इसकी स्थिति है। और सरकार जो है अब ये पांडिचेरी, अंडमान निकोबार समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरह से ये लागू हो गया है, सभी को मिल चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई केंद्र शासित प्रदेश में ड्रोन का सर्वेक्षण पूरा हो गया। उसके बाद उस पर आगे चलता है कि ड्रोन सर्वेक्षण से आ गया, कहीं कोई विवाद है, कहीं कोई जमीनी स्तर पर भी इसका सर्वेक्षण किया जाता है और उसमें कोई त्रुटियां होती है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। और पंचायत राज मंत्रालय का है कि कुल 67,000 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वेक्षण किया जा चुका है और 132 लाख करोड़ रुपए जो है उसके जो है ये इतना जो है कि लिक्विडिटी, इतनी संपत्ति का जो है सर्वेक्षण किया जा चुका है, ऐसा पंचायती राज मंत्रालय का कहना है। साथ ही स्वामित्व योजना को पंचायती राज मंत्रालय वैश्विक स्तर पर भी अपने को प्रसारित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मार्च 2025 में विदेश मंत्रालय के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ इस भारत में भूमि प्रशासन पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, उसमें इसको दिखाएगा। 2025 में मई 2025 में मंत्रालय जो है इसे विश्व बैंक भूमि प्रशासन सम्मेलन जो वाशिंगटन में किया जाएगा वहां पे भी इसको प्रदर्शित करने की अपना काम करेगा। तो एक तरह से स्वामित्व योजना और उससे जुड़े हुए सारे पहलू को हमने देख लिया है और निश्चित रूप से ये ग्रामीण गांवों में जो किसी की संपत्ति जो कहते हो ना कि वो फ्रीज है, जिसका लाभ नहीं ले पा रहा। शहर में कोई मकान बनाता है, कोई व्यक्ति मकान बनाता है, कर्ज लेके बनाता है और चलो ऐसे मैंने मकान बनाया, उसको जरूरत पड़ता है तो उस मकान पे ऋण ले लेता है और अपना काम कर लेता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में उसके पास मकान रहने के बावजूद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको गिरवी रख के प्राइवेट में तो ले सकता है लेकिन बैंकिंग सेक्टर से जो है वो उसको कोई भी लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन या पेपर की कमी है। अब ये जो स्वामित्व कार्ड मिल जाने के कारण ये बहुत बड़ी समस्या दूर हो सकती है और जो भूमि विवाद है, भूमि संबंधी विवाद है या जो कमजोर वर्गों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, उनके मकान तो है लेकिन उसकी संपत्ति नहीं है, स्वामित्व तो नहीं है, अब उनको स्वामित्व का प्रमाण पत्र भी इसके जरिए मिल जाएगा। तो इसलिए ये ग्रामीण क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा क्योंकि संपत्ति कई सारे जो विशेषज्ञ मानते हैं कि संपत्ति किसी भी व्यक्ति के सशक्तिकरण का सबसे प्रमुख माध्यम होता है।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है। इससे जुड़े जो प्रश्न होंगे हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, पीडीएफ में भी रहेंगे, जो हमारे हैंडआउट के रूप में रहेंगे, तो वेबसाइट पे जाके पहले सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न होगा तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई और भी बात हो तो आप कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।